बच्चों, सुजी जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडल सेट 13 लेकर आए हैं स्पीडी साइंस का। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखना, पहला क्वेश्चन है सर, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एस चंद्रशेखर। कौन किया था? एस चंद्रशेखर। अब सर इनको एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछता है एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार, है ना। तो नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, है ना, नोबेल पुरस्कार। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला। याद रखिएगा 1983। कब मिला था? 1983। तो एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983 को। और ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, है ना। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? क्वेश्चन है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक से। किससे बनता है? कोक से। अगला सर, दूध से क्रीम को निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिएगा सर, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा सर, है ना, घनत्व बराबर फार्मूला होता है सर, है ना। पूछेगा घनत्व बराबर क्या होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या हो गया? केजी मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो घनत्व का ऐसा मात्रा हो गया। अब देखिए दूध का जो होता है, पूछ देता है कि दूध का उजलापन, है ना। तो दूध का जो उजलापन है, उजलापन ये याद रखिए किसके कारण होता है? केसीन के कारण, है ना। किसके कारण होता है? केसीन के कारण। उजलापन केसीन के कारण। यही पूछ देगा दूध का पीलापन, पीलापन याद रखेगा कैरोटीन, है ना, कैरोटीन। तो पीलापन हो गया कैरोटीन के कारण और उजलापन हो गया केसीन के कारण। तो दूध का उजलापन हो गया केसीन, पीलापन हो गया कैरोटीन कारण। अब फिर पूछ देगा दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन रहता है? वही गाय के दूध में। तो याद रखिएगा विटामिन डी, है ना। याद रखिएगा दूध में, है ना, दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन। आंसर होगा सर डी, है ना। तो दूध में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है सर? विटामिन डी। याद रखिएगा, तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने विटामिन कौन हो गया? विटामिन डी। और याद रखिएगा एक शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से। ठीक है, एक शाकाहारी को, है ना, मिटाते हैं, एक शाकाहारी को, है ना, एक शाकाहारी को फास्फोरस दूध से मिलता है ना। किससे मिलता है? दूध से। यार एक शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन? भार बढ़ जाता है। और आपको पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग को कि जंग, जो लोहे में जो जंग लगता है उसको साफ करते हैं। तो किससे साफ करते हैं? तो याद रखिए जब लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग को साफ किया जाता है, याद रखिएगा वह है H2SO4 और HNO3 से, है ना। तो पहले लोहे में जो जंग लगता है उसको साफ करते हैं। तो लोहे में जंग को साफ किया जाता है H2SO4 और HNO3 से। हाल ही में हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, है ना। पिछले वीडियो में चर्चा किए थे H2SO4 और HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से पहले साफ करते हैं, फिर उस पर जस्ते का लेप लगाते हैं, जिसको हम लोग जस्तीकरण करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल रहता है? 65 से 80%। कितना रहता है?
65 से 80%। तो जल कितना प्रतिशत रहता है? 65 से 80% मनुष्य के शरीर में। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया, है ना। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, राजशाही रोग है ना। और यह लाई थी कौन? महारानी विक्टोरिया। कौन लाई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा लाया गया था हीमोफीलिया रोग। अब आता है शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर जो है रक्त जमने नहीं देता है। तो शरीर के अंदर रक्त कौन नहीं जमने देता है? यार के शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता, जमने नहीं देता। तो वह है सर हिपेरिन प्रोटीन। कौन है? हिपेरिन। तो हिपेरिन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। और रक्त थक्का जो जमाने में मतलब थक्का करने में या जमाने में सहायक कौन होता है? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कौन होता है? देखिए एक प्रोटीन शरीर के अंदर जमने नहीं दे रहा, एक प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन जो है शरीर जो ब्लड को थक्का करने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का करने में एक प्रोटीन है ये हिपेरिन, और दूसरा जो है आपका है ना रक्त जमने में सहायक प्रोटीन। तो सहायक प्रोटीन आपका हो गया, ये हो गया फाइब्रिनोजेन, है ना। तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है रक्त जमने में सहायक करता है, और जमने नहीं देता वो है हिपेरिन प्रोटीन। दोनों प्रोटीन क्लियर है? चलिए आगे। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन का। किसकी होती है? प्रोटीन का। और बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रोटीन का खोज, है ना। तो याद रखिएगा सर, प्रोटीन शब्द का याद रखिए, प्रोटीन की खोज हम लोग मैक्सिमम जो है पढ़ते हैं बर्जिलियस, ऐसे मुल्डर का भी नाम आता है। तो प्रोटीन का खोज बर्जिलियस, लेकिन नामांकन किया था मुल्डर, है ना। दोनों याद रखना है ना, ऐसे दोनों किया था, दोनों मिलके। लेकिन हम लोग क्या आता है, नामांकन का नाम आता है मुल्डर, और बर्जिलियस का ही आता है, क्योंकि लुसेंट में भी देखिएगा तो प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम बर्जिलियस किया था, है ना। तो बर्जिलियस खोज या बर्जिलियस, नामांकन किया मुल्डर। अब प्रोटीन की इकाई क्या हो गया? इकाई हो गया एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन की इकाई क्या हो गया? एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड। अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? है ना, सरल प्रोटीन, है ना, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, है ना। तब पूछेगा कि प्रोटीन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने प्रकार हो गया? 3 प्रकार। प्रोटीन की इकाई कितना इकाई हो गया? एमिनो एसिड। प्रोटीन का नामकरण मुल्डर, प्रोटीन का खोज बर्जिलियस। और सर यार क्या देह निर्माता कहा जाता है प्रोटीन को, है ना। तो पूछेगा देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को, है ना सर। तो देह निर्माता किसको कहा जाता है? प्रोटीन को, है ना। तो देह निर्माता, देह मतलब क्या होता है? शरीर। तो देह निर्माता किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन को। तो देह निर्माता किसे कहता है? प्रोटीन को। आगे चलो, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में, है ना। शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। सर याद रखिएगा, यकृत के बारे में जाने थोड़ा। देखिए सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो गया? यकृत। पूछेगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत, है ना। यह वजन 1.5 से 2 kg, वजन कितना हो गया? 1.5 से 2 kg, है ना। तो सबसे बड़ा ग्रंथि हो गया, और वजन कितना हो गया? 1.5 से 2 kg, याद रखिएगा। और सर याद रखिएगा, नहीं ना, अगर छोटा ग्रंथि पूछेगा तो क्या याद रखेंगे, है ना। अगर छोटा ग्रंथि पूछ दे तो याद रखिएगा, है ना, पीयूष।
छोटा ग्रंथि कौन हो गया? पीयूष। और दूसरा बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो दूसरा बड़ा ग्रंथि बोलेगा तो क्या बोलेगा? अग्नाशय, नहीं ना, दूसरा बड़ा। अब फिर बोलेगा मिश्रित बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो मिश्रित बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो भी आ गया आपका अग्नाशय, नहीं ना सर। और पूछेगा अंतःबाह्यस्रावी, अंतःस्रावी अब प्लस बाह्यस्रावी, अंतः प्लस बाह्यस्रावी दोनों बोलेगा तो भी क्या होगा? अग्नाशय। और सबसे बड़ा अंतःस्रावी पूछेगा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी बोलेगा तो याद रखिएगा थायराइड, है ना। तो देखिए सब ग्रंथि क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा यकृत, छोटा हो गया पीयूष, दूसरा बड़ा हो गया अग्नाशय, मिश्रित बड़ा हो गया अग्नाशय, अंतःबाह्यस्रावी हो गया अग्नाशय, ठीक है, और सबसे बड़ा अंतःस्रावी हो गया थायराइड। इतना बात याद रखना है ग्रंथि से। चलिए आगे। रक्तचाप, अरे रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल से, नहीं ना। किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से, नहीं ना। तो रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। किससे होता है? एड्रिनल से। अब सर एड्रिनल को हम लोग कहते हैं एड्रिनल, एड्रिनल को हम लोग बोलते हैं सर जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो व उड़ो हार्मोन, नहीं ना। यह सब किसका नाम है? एड्रिनल का। तो रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला एड्रिनल, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल, आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल, लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रिनल, ठीक ना। ये होता है। और वही पूछ देगा रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, है ना। रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, है ना। हार्मोन की बात करें तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन, है ना, थायरॉक्सिन, नहीं ना। तो देखिए रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन की बात करें थायरॉक्सिन, लेकिन ग्रंथि की बात करें तो एड्रिनल, है ना सर। आगे चलते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से? थाइमस, थाइमस ग्रंथि गायब हो गया, बुढ़ापा आ गया, है ना सर। दूध को किस ताप पर स्वीकृत करते हैं? 62 डिग्री। तो दोनों के लिए याद कर रही है, लो और हाई के लिए, है ना। तो सर याद रखिएगा, है ना। सर लो टेम्परेचर के लिए दूध पाश्चीकृत, है ना, दूध का पाश्चीकरण। अब देखिए लो टेम्परेचर पर, है ना, लो टेम्परेचर लिख दे, शॉर्टकट लिख देते हैं, नहीं ना। लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर होता है 62.8 डिग्री से, नहीं ना। और कितने मिनट तक? 30 मिनट तक, नहीं ना। लेकिन हाई टेम्परेचर पर, नहीं ना, हाई टेम्परेचर पर 71.7 डिग्री से 15 सेकेंड, नहीं ना। तो दूध का पाश्चीकरण का ये पूछता है तो लो टेम्परेचर 62.8 30 मिनट तक, और हाई टेम्परेचर 71.7 15 सेकेंड तक, है ना सर। आगे चलिए सर। BHC 10% का व्यापारिक नाम गेमेक्सिन, क्या नाम है? गेमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके कारण? जीवाणु के कारण। तो जीवाणु का क्या, दूध जो दूध से दही बनता है वो कौन जीवाणु का नाम है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से क्या होता है? दही, तो खट्टापन होता है, तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा सर। उसका जीवाणु का खोज हम बताए थे, नहीं ना। ल्यूवेनहॉक क्या था? 1683। जीवाणु खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक, 1683, पिछले वीडियो में बताए थे। और जीवाणु शब्द दिया था एरहेनबर्ग, जीवाणु शब्द दिया एरहेनबर्ग 1829। जीवाणु शब्द किसने दिया? एरहेनबर्ग 1829। कपास की खेती लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। हम बताए पीछे पूरा काली मिट्टी के बारे में, फिर बता देते हैं सर। काली मिट्टी
सर काली मिट्टी को हम लोग कौन सा मिट्टी कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगुड़ मिट्टी। सबसे अधिक पानी संचित करने की क्षमता होती है। है ना? तो सबसे अधिक पानी संचित करने की क्षमता काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। और ये किस खेती के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, है ना? कपास के लिए उपयुक्त है। कपास के लिए उपयुक्त है ना? तो कपास के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? कपासी मृदा। किस नाम से जानते हैं? कपासी मृदा। तो कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है किसको? काली मिट्टी को। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक पानी संचित करने की क्षमता, कपास के लिए उपयुक्त, है ना? और इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है ना? आगे चलते, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता? पिता के गुणसूत्र पर। किस पर निर्धारित होता? पिता के गुणसूत्र पर। अगला सर, जीवन रक्षक हार्मोन अभी तुरंत बताया, एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रिनल। लास्ट से बैरोमीटर में पारे के तरफ का है गिरना, है ना? आंधी तूफान। सर इसका ट्रिक है ना? आसान से याद करना है। देखिए सिंपल याद रखिए, एकाएक गिराइएगा, है ना? हम लोग याद रखें, एकाएक गिराइएगा तो आंधी तूफान आ जाता है ना? रिलैक्स महसूस होता है ना? इसका मतलब है एकाएक गिरेगा बैरोमीटर का पठ्यांक तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे गिरता है तो पानी आता है। इसका मतलब धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा, है ना? पानी गिरता है। और धीरे धीरे चढ़िएगा तो मौसम एकदम क्लियर दिखाई देगा, मतलब पूरा साफ साफ दिखाई देगा, नहीं ना? इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि बैरोमीटर का पठ्यांक अगर एकाएक गिरा देते हैं तो आंधी तूफान, नहीं ना? धीरे धीरे गिराते हैं, गिरता है तो पानी आता है। इसका मतलब धीरे धीरे बैरोमीटर का पठ्यांक गिरता है तो क्या होता है? वर्षा। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ, है ना? तो एकाएक बैरोमीटर पठ्यांक गिरा तो क्या हो गया? आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरा तो वर्षा, और धीरे धीरे चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, है ना, मॉडल सेट 13 कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़ रहे और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।